हेलो, दिस इज़ द न्यू लेक्चर ऑफ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इसमें हम लोग काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में बात करेंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके जो जॉइंट्स होते हैं आइडियली वो मूव नहीं करने चाहिए अपने प्लेस से। अगर ऐसा होता है तो हमसे हमारे स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। इसीलिए अगर हमारे स्ट्रक्चर के जॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो ज़ीरो होता है तो हम लोग उसको काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है तो हम लोग उसको काइनेमेटिकली इंडिटरमिनेट बोलते हैं। तो डी के जो होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ़ अननोन जॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट। जैसे 2D में डेल्टा एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल्टा वाई डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा और थीटा मूवमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको हम लोग नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फिक्स्ड बीम है हमारे पास, जिसमें यहाँ फिक्स है, यहाँ लोड लग रहा है। तो इसमें देखिए, जैसे इस सपोर्ट पे हम लोग देखें तो इस सपोर्ट में जो हमारी बीम है उसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और जो मूवमेंट होता है वो भी ज़ीरो है। ऐसे ही यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर भी जॉइंट पर एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है और जो मोमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज़ीरो है। तो हमारी जो फिक्स्ड बीम होती है वो काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट होती है, डी के की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होती है। लेकिन ये स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट होती है क्योंकि यहाँ पे डी एस की वैल्यू 2 होती है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जो फिक्स्ड सपोर्ट होता है वो कितनी रिएक्शन देता है, वो 3 रिएक्शन देता है क्योंकि 3 तरह से वो रिस्ट्रिक्ट होता है। एक्स डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट होता है, वाई डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट होता है और मोमेंट में रिस्ट्रिक्ट होता है। मतलब इसकी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ख़त्म हो जाती है ना इन तीनों डायरेक्शन में। तो यही डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा डी के बताता है। डी के डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमारी एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो है, नहीं मूव कर सकता, वाई डायरेक्शन में ज़ीरो है, नहीं मूव कर सकता और मूवमेंट की वजह से भी कुछ मूव नहीं कर सकता। तो हमारी यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम इस जॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगी। रिएक्शन 3 आएंगी लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़ीरो हो जाएगी। जैसे हम लोग नेक्स्ट देखें तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पर रोलर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। लेकिन क्या यहाँ पे मूवमेंट ज़ीरो है? नहीं, मूवमेंट ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट तो कर सकता है ना यहाँ पे। तो मूवमेंट की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आई वो एक आ गई। फिर यहाँ देखिए, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन मूवमेंट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो गई? 1 यहाँ की डिग्री ऑफ फ्रीडम सम प्लस 2 यहाँ की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डी के कितनी हो गई? 3। लेकिन डी एस कितनी हो गई? डी एस हो गई 0। तो ये हमारी जो बीम होती है ये काइनेमेटिकली इंडिटरमिनेट होती है लेकिन स्टैटिकली डिटर्मिनेट होती है। तो इसको हम लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं, जिसका कि फार्मूला होता है डी एस इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ़ रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ़ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी जॉइंट पे या किसी भी सपोर्ट पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है उस पूरे स्ट्रक्चर में, वो माइनस नंबर ऑफ़ रिएक्शंस मतलब टोटल सपोर्ट रिएक्शंस कितनी जनरेट हो रही हैं स्ट्रक्चर में, वो माइनस नंबर ऑफ़ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स। इनएक्सटेंसिबल मतलब वो मेंबर्स जो एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं अपने प्लेस से या अपनी जगह से। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मेंबर है तो ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये इसकी लेंथ अगर इतनी है तो इतनी ही रहेगी, ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए हमने एक्सटेंसिबल मेंबर ले लिया, मान लीजिए हमने मेंबर बनाया अपना ये रबर बैंड का, तो ये मान लीजिए इतना है तो ये एक्सटेंड भी तो हो सकता है, ये इतना हो सकता है। तो ये एक मूवमेंट दिया ना इसने, ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपने आप में। तो हम लोगों को अगर एक्सटेंसिबल मेंबर दिया होता तो हम लोग उसको यहाँ कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ पे हमें इनएक्सटेंसिबल मेंबर दिया है, इनएक्सटेंसिबल मतलब मेंबर मतलब उसकी एक मूवमेंट को रोक रहा, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर रहा, तो हम लोग यहाँ पे उसको माइनस कर देते हैं। प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उस मेंबर में कोई एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, मतलब जैसे कोई हिंज आ रही हो या कोई रोलर आ रहा हो, इंटरनल रोलर आ रहा हो, तो उसकी वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोगों को पूरे स्ट्रक्चर में एक्सटेंसिबल मेंबर दिए हों तो हम लोग यहाँ पे इन एक्सटेंसिबल मेंबर्स की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर ही हमें सिर्फ एक्सटेंसिबल हो तो उसके लिए सिर्फ वैल्यू 0 करेंगे। तो जो हम लोग पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, अगर हम लोगों को फ्रेम गिवन है या बीम गिवन है तो उसमें हम लोग 3 लेते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को प्लेन ट्रस गिवन है तो उसमें हम लोग पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम लोगों को मेंबर में इंटरनल हिंज गिवन है तो हम लोग उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 4 लेते हैं। 4 इसलिए लेते हैं क्योंकि मान लीजिए ये हमारे पास ये एक पोर्टल फ्रेम गिवन है जिसमें हमें यहाँ पे इंटरनल हिंज गिवन है और यहाँ पे हमें फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होगा, ये
ये हिंज एक्स और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर जाएगी। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए ये वाई का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और यहाँ पर θ2 और θ1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है यहाँ पे, मतलब कितने तरह का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है यहाँ पे। एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वाई में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और θ1 में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और θ2 में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 4। इसीलिए यहाँ पे इंटरनल हिंज के लिए जो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं पर हिंज, वो 4 लेते हैं। और अगर हम लोगों को जॉइंट हिंज गिवन है फ्रेम में, तो हम लोग जो एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं वो 1 लेते हैं। मतलब इस फॉर्मूले में जो हम लोग वैल्यू रखेंगे एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, इंटरनल हिंज के लिए 4 और जॉइंट हिंज के लिए 1 रखी जाएगी एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के एक प्लेन फ्रेम गिवन है जिसके दोनों सपोर्ट्स फिक्स हैं और यहाँ पे 2 जॉइंट दिए गए हैं। तो जॉइंट पे हम लोग फ्रेम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेते हैं, 3, और फिक्स सपोर्ट पे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेते हैं, 3। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी हो जाएगी, 4 3 12। और हम लोग इसको जब फॉर्मूले में रखेंगे तो 4 × 3, पहली तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 × 3 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ कितनी आ रही है, फिक्स है तो 3 यहाँ आएंगी 3 यहाँ आएंगी, विच इज इक्वल टू 6। और नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी ये नहीं दिया गया है कि ये एक्सटेंसिबल है या इनएक्सटेंसिबल है। तो और अगर हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हम लोग इनको एक्सटेंसिबल मेंबर मान के ही चलेंगे। तो नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर हो जाएगा 0, और हम लोगों को यहाँ पे कोई जॉइंट हिंज या मेंबर हिंज तो दी नहीं गई है, तो ये यहाँ पे एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ डी के कितना हो जाएगा, 6। अगर यहाँ पे हम लोगों ने ये माना होता कि मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो यहाँ कितना हो जाता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 × 3 माइनस 6 टोटल रिएक्शंस माइनस 3, मतलब इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स कितने हैं, मतलब 1 2 3 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 3। हम लोगों को एक प्लेन ट्रस गिवन है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि प्लेन ट्रस में पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 2 ली जाती है। तो मान लीजिए हमारे पास प्लेन ट्रस है जिसमें हम लोगों को, और यहाँ पे हम लोगों को इनएक्सटेंसिबल या एक्सटेंसिबल कुछ नहीं गिवन है, तो हम लोग इसको एक्सटेंसिबल जॉइंट्स मान के चलेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन है जिसमें हमारे पास यहाँ पे हिंज जॉइंट है, यहाँ पे रोलर जॉइंट है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट कितनी हो गई, 2। जॉइंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो जॉइंट्स हो गए 7, 2 × 7 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हुई, 1 2 और एक यहाँ से 3, तो 2 × 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट है, हमें ये पोर्टल फ्रेम गिवन है और यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल और स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम लोगों को निकालनी है। एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल मतलब हम लोगों को जो मेंबर दिया गया है वो इनएक्सटेंसिबल दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी, पहले तो हम लोगों को जॉइंट्स काउंट करने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे पर जॉइंट फ्रेम है तो पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3। तो 6 × 3 माइनस रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी, 3 2 5 और 2 7, तो यहाँ हो जाएगी 7। और एक चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन में देखी थी कि यहाँ पे एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल मतलब इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, तो मेंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे -5 प्लस कोई हमें हिंज नहीं गिवन है भीतर प्लस 0 विच इज इक्वल टू 6। और डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेसी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग 2 कट लगाएंगे, एक कट यहाँ, तीनों सपोर्ट हमने अलग कर दिए, तो 3 × 2 पहली चीज़। और नंबर ऑफ रिएक्शंस, एडिशनल रिएक्शंस टू मेक द सपोर्ट फिक्स कितनी हो जाएगी, एक रिएक्शन हम लोगों को यहाँ लगानी पड़ेगी क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है, और एक रिएक्शन हम लोगों को यहाँ लगानी पड़ेगी क्योंकि ये भी हिंज सपोर्ट है, तो ये दोनों जॉइंट फिक्स हो जाएंगे। तो 2 रिएक्शन हमें टोटल लगानी पड़ेगी इन दोनों जॉइंट्स को फिक्स करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करनी है। ये हम लोगों को फ्रेम गिवन हुआ है, इसमें यहाँ पे ये फिक्स्ड सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है, और यहाँ पर हम लोगों को एक ऐसे एक्सटेंशन मेंबर दिया हुआ है। ये जितने भी मेंबर हैं ये इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स हैं, यहाँ सारा पूरा इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी डीएस निकाल लेते हैं, स्टैटिक डिटर्मिनेसी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कट लगाते हैं, हमें हर एक मेंबर को, हर एक सपोर्ट को अलग करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ 4 कट लगाएंगे। और ये 2 सपोर्ट्स हैं जो फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन लगानी पड़ेगी इसे फिक्स करने के लिए, और यहाँ पे हमें 2 रिएक्शन लगानी पड़ेंगी इसको फिक्स करने के लिए। तो टोटल सपोर्ट रिएक्शन हमें कितनी जोड़नी पड़ेंगी, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा
3c माइनस आर डैश, तो 4 हमने कट लगाए, 1 2 3 4, और आर डैश हमने 3 रिएक्शन जोड़ी, तो 3 × 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू द 9। फिर नेक्स्ट हम लोग इसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ जॉइंट्स इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। इस पॉइंट को, भले ये फ्री है लेकिन इस पॉइंट को भी हम लोग जॉइंट की तरह कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए, 10। प्लेन फ्रेम में डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट कितनी होती है, 3। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए, 3, तो 5 और एक 6। नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स कितने हो गए, हम लोगों को यहाँ सारे इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स दिए हैं। तो नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, और कोई हिंज नहीं दी गई, तो एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई नहीं आएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 3 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन 6, 3 2 5 और एक 6, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स 11 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू द 13। इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट एफ इज़ ऑल्सो कंसीडर इन जॉइंट। तो ये जो पॉइंट एफ है ये भी हम लोग जॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को एक फ्रेम दिया गया है, ये हिंज है, ये रोलर है, और लेकिन इसमें हम लोगों को ये बताया गया है बीम जो है वो एक्सियली रिजिड है। मतलब ये जो बीम है ये एक्सियली रिजिड है। जैसे ये एक पेन है, ये एक्सियली रिजिड होने का मतलब है कि ये इनएक्सटेंसिबल है, ये इस अपने शेप से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमें जो ये बीम दी गई है ये एक्सियली रिजिड है बस, लेकिन जो ये कॉलम है ये एक्सटेंसिबल हैं, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4, पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और हमें ये बोला, और फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ रिएक्शंस 2 और एक 3, और फिर बीम, सिर्फ बीम है वो है हमारी एक्सियली रिजिड, मतलब इनएक्सटेंसिबल। तो नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स ओनली 1 -1 विच इज़ इक्वल टू द 8। नेक्स्ट है जिसमें हम लोगों को ये फ्रेम गिवन है और यहाँ पे हम लोगों को काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है। इसके ये दोनों जो जॉइंट्स हैं, इसके ये दोनों जो सपोर्ट्स हैं ये हमने फिक्स दिए गए हैं, और यहाँ पे हम लोगों को कोई भी इंटरनल हिंज नहीं दी गई है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है। तो हम लोग इसमें एक बार सॉल्व कर रहे हैं इसको इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स मान के। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जॉइंट कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4, पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिएक्शंस 6, 3 और 3 6, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स 1 2 3 प्लस 0, कोई हिंज नहीं, तो ये हो जाएगी 3। और अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंसिबल मान लेंगे तो ये जो 3 है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12 - 6 इक्वल टू 6। नेक्स्ट हम लोगों को एक फ्रेम गिवन है जिसमें हम लोगों को यहाँ फिक्स है, यहाँ रोलर है। तो हम लोग इसकी भी हम लोगों को काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है। तो सबसे पहले जॉइंट कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4, सपोर्ट रिएक्शंस 3 और एक 4, इनएक्सटेंसिबल मेंबर मान के कर रहे हैं तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट हम लोगों को एक फ्रेम गिवन है, इसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए ये फिक्स है, ये रोलर है और ये हिंज है। नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 2 5 और एक 6, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10, ये इसका आंसर आ जाएगा 11। यहाँ पे हम लोगों को एक बीम गिवन है, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डी के पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग मेंबर्स को एक्सटेंसिबल मान के कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को एक बीम गिवन है जिसका ये सपोर्ट फिक्स है, ये रोलर है और ये रोलर है, और यहाँ पे हम लोगों को डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है। यहाँ हम लोग एक चीज़ क्या करेंगे, चूँकि हम लोगों के यहाँ रोलर गिवन है, तो रोलर गिवन है तो मतलब हमारी जो बीम है वो एक्सटेंड कर सकती है। कि ये मान लीजिए हमारी बीम अगर आयरन की हुई तो हीट करने पे वो एक्सटेंड कर जाएगी, इसीलिए हम लोगों के यहाँ रोलर दिया गया है। अगर यहाँ हिंज होता कोई भी सपोर्ट, तो हमें मान लीजिए यहाँ हिंज होता तो हमारे ये दोनों मेंबर इनएक्सटेंसिबल हो जाते हैं, या यहाँ हिंज होता तो ये वाला इनएक्सटेंसिबल हो जाता, ये वाला एक्सटेंसिबल हो जाता। तो हम लोग यहाँ पे मान के कर रहे हैं कि वी कंसीडर द मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल बिकॉज आर द रोलर्स एंड द बीम कैन बी मूव देयर। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे रोलर हैं तो हम लोग इसको एक्सटेंसिबल मान के चल रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट के लिए 3, और सपोर्ट रिएक्शंस 3 4 5 इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को यहाँ एक फ्रेम गिवन है, ये फिक्स है, ये हिंज्ड है, और यहाँ पे हम लोगों को एक जॉइंट हिंज दी गई है। यहाँ जॉइंट पर एक हम लोगों को हिंज दे दी गई है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले तो हम लोग जॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 × 3
पर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रिएक्शन ऑफ नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी 3 2 5। और हम लोगों को यहाँ पे कोई भी मेंबर वैसा नहीं दिया गया है, हम लोग यहाँ पे इसको एक्सटेंसिबल मान के कर रहे हैं। तो ये इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स हो गए हमारे 0, लेकिन 1 डिग्री ऑफ एडिशनल फ्रीडम आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर हिंज है हमारी, तो ये हो जाएगा +1 ड्यू टू द हिंज। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को इसमें फ्रेम में एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड कर दिया गया है। इसका ये मतलब है कि हम लोगों को मेंबर्स को इनएक्सटेंसिबल मानना है। तो यहाँ हो जाएगा, ये पूरा फ्रेम है, ये फिक्स है, नंबर ऑफ सब जॉइंट्स 1 2 3 4, 4 × 3 माइनस रिएक्शंस 1 3 और 3 6, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम लोगों को एक पोर्टल फ्रेम गिवन है जिसमें यहाँ हिंज है, सपोर्ट में एक फिक्स है, एक हिंज है, और हम लोगों को एक्सियल डिफॉर्मेशन है वो नेग्लेक्ट कर दिया गया है। मतलब अब की बार हम लोगों को इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स गिवन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सबसे पहले तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 4 × 3, नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 और 2 5, एक्सटेंसिव। अब की बार हम लोगों को इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स गिवन है, तो 3 इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स हो जाएंगे -3, और एक जॉइंट हिंज गिवन है, इसकी वजह से एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, तो +1, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को यहाँ पे एक बीम गिवन है जिसमें ये हिंज है, ये रोलर है, ये रोलर है, ये फिक्स है, और एक इंटरनल हिंज गिवन है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों को यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल कंसीडर करना है या एक्सटेंसिबल कंसीडर करना है। अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं कि ये रोलर है, ये रोलर है, और यहाँ पर हिंज है, तो यहाँ पे इंटरनल हिंज है। तो अगर मान लीजिए किसी तरह से मूवमेंट होता है, हीट की वजह से ये मूव करती है अगर बीम, तो क्या होगा यहाँ पर कि ये मूव करेगी, यहाँ से मूव करेगी, और ये हिंज या तो ऊपर हो जाएगी या नीचे हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल, जो हमारी एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द बीम्स है वो हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग अपने बीम के मेंबर्स को एक्सटेंसिबल मान के कंसीडर करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जॉइंट कंसीडर करते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और एक 4, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 × 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 -7 रिएक्शन 3 4 5 6 7 7 + 4 किस लिए, क्योंकि यहाँ पे मेंबर हिंज गिवन है हम लोगों को, मेंबर हिंज या इंटरनल हिंज गिवन है जो कि 4 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देती है। तो यहाँ +4 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को यहाँ पे फ्रेम गिवन है जिसमें यहाँ फिक्स है, यहाँ हिंज है, यहाँ हिंज है, और हम लोगों को यहाँ पे डीके निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले तो नंबर ऑफ जॉइंट्स 9 × 3 -7, 3 2 5 2 7, माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स 10, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट हम लोग स्टेबिलिटी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेबिलिटी पे मैंने ये पॉइंट पहले भी यही बोला था कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी रिजिड बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जिससे कि वजह ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर मान लीजिए बीम है तो वो पूरी की पूरी एक साथ चलती ही चली जा रही है। थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन रोटेशन अलाउड है, लेकिन ऐसा नहीं होना कि पूरी बीम ही हमारी हट गई अपनी जगह से, और उसमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं होनी चाहिए भीतर। तो इसको चेक करने का क्या तरीका होता है, इसको चेक करने का जो सबसे पहला जो तरीका है वो जो है वो उसकी जो इंटरनल इनडिटरमिनेसी होती है वो निगेटिव होगी अगर, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनली अनस्टेबल होगा। सपोज़ करिए ये हमें एक ट्रस मेंबर दिया गया है जिसमें ये दोनों हिंज हैं और ये एक हमें ट्रस मेंबर दिया गया है। तो यहाँ क्या होगा, जो ds हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, तो ट्रस के लिए जो ds की फॉर्मूला होता है वो होता है m+r - 2j। तो m मेंबर हो जाते हैं, तो मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4, रिएक्शन r होती है रिएक्शन, तो 2 और 2 4, और j होते हैं जॉइंट्स 1 2 3 4, तो 2 × 4, तो यहाँ ds हो गया 0। DSE कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी 2 और 2 4 -3 विच इज़ इक्वल टू द 1। तो DSI कितना हो जाएगा, ds - DSE विच इज़ इक्वल टू द -1। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये इंटरनली अनस्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अगर हमारा जो DSE है वो नेगेटिव हो जाता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नली अनस्टेबल हो जाता है। सपोज़ करिए ये हमारे पास बीम है जिसके दोनों ही सपोर्ट अब की बार रोलर हैं। तो मान लीजिए अगर इस पर कोई भी लोड नहीं लग रहा है या इस पर हॉरिजॉन्टल लोड लग गया, तो ये हमारी जो बीम है ये मूव कर जाएगी इधर पूरी की पूरी एक डायरेक्शन में, रिजिड बॉडी मूवमेंट हो जाएगा, पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर ही मूव हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो नो लोडिंग या हॉरिजॉन्टल लोडिंग के लिए हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। पर मान लीजिए अगर यहाँ पे
वो हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं लग रही है, यहाँ सिर्फ वर्टिकल लोडिंग लग रही है। तो वर्टिकल लोडिंग को ये रजिस्ट कर लेगा आराम से। तो अगर लोडिंग कंडीशन हमें दी हुई है तो हमारा ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल नहीं होगा, तब हमारा ये स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। ठीक है। फोर्थ कंडीशन है अगर ऑल द फोर्सेस आर कॉन्करेंट, मतलब अगर सारे के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल होगा। सपोज़ करिए ये हमारी एक वो सीढ़ी रखी हुई है या बीम रखी हुई है और इस पर यहाँ फोर्स लग रहा है, तो इसकी रिएक्शन यहाँ आएगी, इसकी रिएक्शन यहाँ आएगी, तो इसका जो ओवरऑल फोर्स का जो समिशन हुआ वो यहाँ पे लग रहा है। सपोज़ करिए कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर ऐसे रखा हुआ है दीवार के सहारे, ठीक है, और ये हमारी दीवार है, तो इसकी जो रिएक्शन आएगी वो यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी। तो ये फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये देखिए ये फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये जो हुआ हमारा, ये हमारा फोर्सेस इसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होता, मान लीजिए एक फोर्स फ्रिक्शन लग रहा होता है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये इसको रोक लेता, तो ये तब ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल नहीं रहता। सिक्स्थ कंडीशन है फॉर 3D ऑल फोर्सेस शुड नॉट बी कोप्लेनर, मतलब 3D पॉइंट में हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमें 3D फिगर गिवन है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं वो एक ही प्लेन पर आ रहे हों। सपोज़ हम लोगों को ये एक फ्रेम गिवन है जिसमें यहाँ फिक्स है, यहाँ हिंज है, यहाँ रोलर है, और एक यहाँ इंटरनल हिंज है और एक यहाँ रोलर गिवन है, और इसमें हम लोगों को स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेसी वगैरह पूछी है। तो जो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी निकालते हैं। तो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी रिएक्शन कितनी हो गई, 3, 2, 5 और 1, 6 रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, तो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी कितनी हो जाएगी, 3, तो पॉजिटिव आ गया, तो एक्सटर्नली स्टेबल हो गया। डिटर्मिनेसी 3 × 2, 3, क्योंकि हमने यहाँ डिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ कट लगाएंगे। तो फिर नेक्स्ट है स्टैटिक डिटर्मिनेसी, तो नेक्स्ट है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ कट लगाएंगे, तो 3 × 2, फिर उसके बाद हमें रिएक्शन कितनी जोड़नी पड़ेंगी जॉइंट्स को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ नहीं जोड़नी पड़ेगी, यहाँ 1 जोड़नी पड़ेगी, यहाँ 2 जोड़नी पड़ेंगी, यहाँ 2 जोड़नी पड़ेंगी, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक। यहाँ हिंज है तो यहाँ मूवमेंट होगा, तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोगों को एक रिएक्शन जोड़नी पड़ेगी, तो वो हो गई 6वीं, तो ये हो जाएगी 3 × 2 - 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा डिटर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट है DSI। जब हम लोग DSI निकालेंगे DS - DSE करके, तो वो आ जाएगा -3। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनली अनस्टेबल हो जाएगा DSI की वजह से। तो लेकिन हमारा DS तो डिटर्मिनेट आया था ना, वो तो 0 आया था, तो हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट तो है लेकिन अनस्टेबल है। नेक्स्ट फिगर हम लोगों को गिवन है जिसमें हम लोगों को यहाँ पे हिंज दी गई है, यहाँ रोलर है, यहाँ लोड है, यहाँ लोड है। तो हम लोगों को इसकी स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेसी वगैरह कैलकुलेट करनी है। तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ कट लगाएंगे। तो कट कितना लगा, 1, तो 3 × 1, और यहाँ हम लोग फिक्स करेंगे। तो यहाँ फिक्स करने के लिए हमें एक रिएक्शन जोड़नी पड़ेगी, तो -1, यहाँ 2 जोड़नी पड़ेंगी, तो -2। तो इसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी आई, 0, मतलब ये डिटर्मिनेट है। DSE कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, DSE कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, DSE कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ़ रिएक्शंस यहाँ कितनी है, 3, 2 और 1 3, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, 3, तो ये हो जाएगी 0। DSI जब ये दोनों 0 हैं तो DSI भी 0 हो जाएगी। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टेबल एंड डिटर्मिनेट होगा।